हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अरिहंत बुक के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज, जो भी चैप्टर्स टर्म वन में आने वाले हैं। तो चैप्टर वन और चैप्टर टू, इनके एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर थ्री के हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट वन इसका ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट वन के अंदर हमने सोल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25, और अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 पार्ट टू के अंदर। ओके, देखते हैं। सबसे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। आई विल ट्राई माई 100% कि आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी दी जा सके। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं हम। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सोल्व करना है और x और y बताना है। सीधा वैल्यू पुट करो, सीधा वैल्यू पुट करो। 1 -1 ये पुट करता हूं मैं। a की जगह 1 रखा तो a बन गया, b की जगह y की जगह -1 रखा तो ये, सॉरी, x और y की जगह रखना है। x की जगह 1 रखा तो ये a बन गया, y की जगह -1 रखा तो b बना, और -a+b, यस, 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है। अब हमें दूसरे में और चेक करना है, अगर सेटिस्फाई हो गया तो यही आंसर है, नहीं तो नहीं है। ओके, x की जगह 1 रखा तो ये b बन गया, y की जगह -1 रखा तो ये +a बन गया, और इधर है -a-b, यस, 0 बन रहा है। इट मीन्स यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. The numbers are, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। वो नंबर क्या है? नंबर दिए ही हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं भाई। डिफरेंस 26 आ रहा है क्या? नहीं, 13 है। डिफरेंस नहीं, 4, सॉरी, 2 डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंस, यस, 26 है डिफरेंस। क्या ये इसका 3 टाइम्स भी है? यस, 13 3 जा 39, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो आंसर यही हो गया भाई। नंबर तो हमारे सामने ही है जो क्वेश्चन में दिए गया है। नंबर हमारे सामने, हमें तो बस चेक करना है कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस यहां से उठाया, सेटिस्फाई करवाया, आंसर वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are in ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, ratio become 4:5. Then numbers are, देखो नंबर क्या है, 5 6 में है रेशियो में। पहले चेक करो कौन कौन से नंबर है जो 5 6 के रेशियो में। ये तो नहीं है, 5 6 के, ये भी नहीं है रेशियो में। 5 6 के रेशियो में है, 5 6 के रेशियो में, ये दोनों 5 6 के रेशियो में। अब 8 सब्ट्रैक्ट करके देखो कि किसका रेशियो 4 5 का बन जाता है। भाई मैंने इधर 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 12, और ये बना 8 सब्ट्रैक्ट करने पर 16। इनका तो नहीं बन रहा रेशियो, 3 4 का बन रहा है, मतलब यही आंसर है। देखो, एक दो ऑप्शन बचे तो एक चेक किया, वो नहीं है तो दूसरा ही होगा, यही आंसर है इसका। अब हम चेक भी कर सकते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट करके देखो। 8 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर तो बना 32, इधर बना 40। रेशियो चेक किया तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 जा 8 5 जा 4 5 का रेशियो बन गया। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। देखो, एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस, जो भी आपको आता है वही आप यूज कर सकते हैं। कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसलिए हमें जरूरी नहीं है एलिमिनेशन ही यूज करना है, ये तो लिख दिया गया है बस इसके अंदर। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इसके सभी के सभी जो सॉल्यूशंस है वो हमें बताने हैं। ठीक है, पहले मैं चेक करता हूं कहीं नो सॉल्यूशन का केस तो नहीं बन रहा है। ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन ये 2 टाइम्स नहीं हो रहा। आप पहले वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने तीनों कंडीशंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो ये नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। क्यों? क्योंकि a1/a2
B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। तो एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर, एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत इजी है, वैल्यू हमें दी हुई है, खाली पुट ही तो करनी है हमें। वैल्यू दी हुई है, पुट करनी है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, जब भी कुछ ऐसी एक्सप्रेशन होगी, इधर 3y है इधर भी 3y है, तब एलिमिनेशन लगाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये सेम तो है ही, खाली इनको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इनको ऐड कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं इन दोनों इक्वेशंस को। मैंने इन्हें ऐड किया, 5x प्लस एक्स ये हुआ 6x, ये बना 0 और ये बना 18। देन x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब x की वैल्यू उठाओ, कहीं भी रख दो। देखो x3 तो हमें पता है इसमें, यानी कि ये और ये तो नहीं है। अब नन ऑफ दीज तो नहीं है कहीं, ये चेक करने के लिए हमें y भी निकालना पड़ेगा। मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, फर्स्ट वाले में रख देता हूँ। 3 minus 3y is equal to 8, then 3y is equal to minus 5, then y is equal to minus 5/3. Yes, A is the correct option. A is the correct option. यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग। x और y दिया हुआ है, x और y की वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे ना हम। वैल्यू कुछ पुट करो, अगर ज्यादा बड़े नंबर है पूरी मल्टीप्लाई न करके खाली यूनिट डिजिट से काम चलाओ। देखो कैसे, जैसे मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन रखता हूं मैं, 41 इंटू 2 प्लस 53 इंटू 3 इज इक्वल टू 135। ये चेक करना इक्वल है कि नहीं। देखो 2 1 जा 2 यूनिट डिजिट, 3 3 जा 9 यूनिट डिजिट, ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 बनेगी, क्योंकि 2 प्लस 9 11 होता है, 1 यूनिट डिजिट बनेगी। लेकिन यहाँ 5 है, यानी कि ये तो नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैंने ये मेथड लिख के किया, वैसे हम एक डायरेक्ट करते हैं मेथड। देखो 1 रखा तो यूनिट डिजिट बनी 1, 2 रखा तो इधर यूनिट डिजिट बनी 6, 1 प्लस 6 7 यूनिट डिजिट है, यानी कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इधर आते हैं, 3 रखा तो यूनिट डिजिट बनी 3, 2 रखा तो यूनिट डिजिट बनी 6, 3 प्लस 6 होता है 9, ये भी नहीं है। तो बचा ये। अब इसको चेक कर सकते हैं हम। देखो कैसे, 2 रखा तो यूनिट डिजिट बनी 2 और 1 रखा तो 3, 2 प्लस 3 5। यस, यूनिट डिजिट तो मैच हो रही है। अब हम पूरा रख के देख लेते हैं, इसमें रख के देख लेते हैं। चलो 53 इंटू 2 प्लस 41 इंटू 1 इज इक्वल टू 147। चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। 53 इंटू 2 हो गया 106 प्लस 41, यस इट इज 147। इट मींस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बड़े नंबर है तो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2x plus 3y equal to 5, 3x plus 2y is equal to 10, then x minus y क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 3x plus 2y equal to 10, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्ट ही x माइनस वाई आ जाएगा। ये मुझे दिख गया, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, 3 माइनस 2 ये बना x, 2 माइनस 3 ये बना माइनस वाई और इज इक्वल टू 5। डायरेक्ट ही x माइनस वाई 5 आ गया। मुझे अलग से वैल्यूज नहीं निकालनी पड़ी। लेकिन अगर आप अलग से भी वैल्यूज निकालते हैं तो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। x माइनस वाई 5 ही निकलेगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x equal to a and y equal to b is the solution of equation this, then a 3 है और b 2 है। ये कह रहा है, चेक करके देख लो। x की जगह a यानी कि 3 रखना है, y की जगह b यानी कि 2 रखना है। 3 माइनस 2 1 होता है, जबकि यहां तो 3 माइनस 2 2 दिया हुआ है, तो इस मीन्स इट इज फॉल्स। एक का भी सॉल्यूशन नहीं है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक तो तब करना पड़ता जब एक का सॉल्यूशन आ जाता।
तब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि दूसरे का भी है या नहीं है। तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है हमें कि नहीं है, तो फॉल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज, क्या सॉल्यूशन होगा ये हमें बताना है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 3 पावर x प्लस वाई है, 81 हम जानते हैं 3 पावर 4 होता है, तो यहां से मैं ये समझा कि x प्लस वाई तो 4 के इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। ओके, 81 वापस मैं लिखता हूं 3 पावर 4 और उसकी भी पावर x माइनस वाई है तो मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 3, 3 अकेला है 1 है मतलब, तो इसका मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 1 या x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। हमें x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो हो रहा है इसका, यूनिक सॉल्यूशन तो है, ये तो आ सकता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन ये वाला हुआ तो ये ज्यादा बेस्ट माना जाएगा, डी ऑप्शन माना जाएगा। हालांकि यूनिक सॉल्यूशन बी तो है इसका आंसर, हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। 2x इक्वल टू ये बनेगा 16 प्लस 1 17/4 एंड x बनेगा 17/8। क्या ये भी 17/8 है? यस। y भी निकाल लेते हैं, y बनेगा 15/8। अगर आप ये x पुट करते हैं इसमें और y की वैल्यू निकालते हैं तो y आएगा 15/8, ये भी 15/8 है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इन्हें इसके साथ फिर ये नहीं देना चाहिए था अगर ये दे दिया तो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है और वो ये है। चलो कोई बात नहीं, हम डी पर लगाते हैं। वैसे इसका ये भी करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि बोला तो यही हुआ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन तो है इसका। आप टेंशन ना ले, बोर्ड में ऐसे कंफ्यूजिंग आने वाले नहीं है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनका एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब कि एक ही ऑप्शन सही हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल एक्स एंड वाई इज 30। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 है। देखो ट्रायंगल के एंगल है तो तीनों का सम तो 180 होना ही चाहिए, तीनों का सम तो 180 होना ही चाहिए। अब ये कह रहा है डिफरेंस इन दोनों के बीच में 30 का है, तो x और y की वैल्यूज ये होगी क्या, ये वैल्यूज भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो चेक करो डिफरेंस 30 बन रहा है, बन रहा है, डिफरेंस 30 है, माइनस करके देख लो। सम चेक करो 180 बन रहा है कि नहीं। मैंने x को 85 रखा, y को 55 रखा और प्लस 40 किया, तो ये तो बन रहा है 140 प्लस 40, यस इट इज 180। तो इट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Sum of two-digit number and the number formed by interchanging its digit is 110। ठीक है, if 10 is subtracted from first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of digit in first number, then the first number is 64। चलो चेक कर लेते हैं। पहले ये कह रहा है कि ये जो नंबर है अगर हम इसकी डिजिट्स को बदल दें, यानी कि 64 को 46 लिख दिया, तब इनका सम 110 आ रहा है, ये तो हो गया सेटिस्फाई, ये तो करेक्ट है कि आ रहा है। फिर कह रहा है कि अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बना 54 बन गया। तो ये कह रहा है किसके इक्वल होना चाहिए ये, 4 ज्यादा, 4 मोर देन, किससे 4 ज्यादा, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। पहले सम ऑफ डिजिट करो, वो आ गया 10। फिर ये कह रहा है इसके 5 टाइम से 4 ज्यादा होना चाहिए, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इट मीन्स इट इज ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। हमने क्या किया, खाली कंडीशन उठाई और चेक कर ली कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस। क्वेश्चन नंबर 37। The area of rectangle increased by 76 square unit if length and breadth is increased by 2। ठीक है, however जबकि length is increased by 3 unit and breadth is decreased by 3 unit, area of ये rectangle है इधर,
रिड्यूस्ड बाय 21 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ निकालनी है। देखो लेंथ हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, ब्रेड्थ एज्यूम करनी पड़ेगी। ओके अब क्या कह रहा है, देखो एरिया भी निकाल लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ये हो गया। एरिया इंक्रीज हो जाता है 76, यानी कि एरिया भी एक्स वाई था, तो एक्स वाई प्लस 76 हो जाएगा। कब? जब लेंथ और ब्रेड्थ को 2 इंक्रीज किया जाए। लेंथ को 2 इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को भी 2 इंक्रीज कर दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ नया एरिया ये है, पहले वाले एरिया से 76 ज्यादा। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेता हूं मैं पहले, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 76। इधर मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई से x इंटू वाई कट हो गया, इक्वेशन बनी 2x प्लस 2y, और 4 इधर ले जाता हूं 72। चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो आप, ताकि x प्लस वाई आपके पास 36 आ जाए, x प्लस वाई 36 आ जाए। ओके अब हम आते हैं आगे दूसरी इक्वेशन के ऊपर। दूसरी में क्या कह रहा है ये, कि अगर लेंथ लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3, ठीक है, x प्लस 3 हो गया, और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ यानी कि y माइनस 3 हो गया, तो एरिया रिड्यूस हो जाता है 21। एरिया था एक्स वाई, रिड्यूस कर दिया 21। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 21। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, देन माइनस 3x प्लस 3y, और इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो इक्वल टू में हो गया माइनस, अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 9 12, माइनस का 12 बच गया। ओके 3 से डिवाइड करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, -3 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई बनेगा 4। ओके अब x प्लस वाई 36 है, x माइनस वाई 4 है, सिर्फ इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ इसी को, x प्लस वाई 36 एंड x माइनस वाई 4 ऐड करता हूं, 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 यानी कि लेंथ 20 है, हमें ब्रेड्थ चाहिए, पुट करो, y आ गया 16, y आ गया 16, इट मींस ब्रेड्थ विल बी 16। बी इज द करेक्ट आंसर, 16 यूनिट्स इसकी ब्रेड्थ होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। fraction becomes 4 by 5 when 1 is added to each of the numerator and denominator। ठीक है 1 ऐड किया जाए दोनों में तो 4 by 5 बन जाता है। however if we subtract 5 from each of them, अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं it becomes 1 by 2, तो अब 1 by 2 बन जाता है। then numerator of fraction, न्यूमरेटर क्या होगा, देखो ये क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखते हैं, पहले कॉमन सेंस वाला तरीका बताऊंगा फिर इक्वेशन वाला कंसेप्ट बताऊंगा। ये क्या कह रहा है 4 by 5 बन जाता है, ठीक है बना देंगे 4 by 5, लेकिन कब बनता है, जब 1 ऐड किया जाए तो, मतलब किसी चीज में 1 ऐड किया तो 4 बन रहा है वो। भाई हो सकता है 8 by 10 बनाओ, या हो सकता है 12 by 15 बनाओ, ताकि कट होके 4 by 5 बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, कट होके 4 by 5 बन जाए, ये मेरी कॉमन सेंस कह रही है। तो 1 ऐड करने पर बन रहा है ना ये, अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं, ये एक्चुअल न्यूमरेटर है, इसमें 1 ऐड करता हूं तो 7 है, 7 कभी 4 बन सकता है क्या, नहीं। 8 है कट होके 4 बन सकता है, 12 है कट होके 4 बन सकता है, 16 है कट होके 4 बन सकता है, लेकिन 7 ये कहां से 4 बन जाएगा। अच्छा 7 में 1 ऐड करता हूं, इधर 8 बन रहा है, 8 4 बन सकता है कि यस, तो 7 इसका आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, ये अभी कॉमन सेंस वाला है। 9 कभी 4 बन सकता है कि नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते कभी भी। +1 किया 10 बन सकता है क्या कभी 4, नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन बचा कॉमन सेंस वाला, तो कॉमन सेंस वाला तो एक ही बचा, दैट इज 7। अब हम इसी पर मार्क कर देंगे। अच्छा अब हम
वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको कि क्या ये रियल है, क्या ये रियल है, चेक करें। 7 में देखो 1 ऐड किया तो ये 8 बनता है। ये कह रहा है 4/5 बन जाता है। 4/5 कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर में 10 हो, जब डिनोमिनेटर में 10 हो। लेकिन ये बना कब है? 1 ऐड करने पर, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था। अब दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। ये कह रहा है इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच ऑफ देम, 5 सब्ट्रैक्ट करके चेक करो। 5 सब्ट्रैक्ट किया इधर बना 2, 5 सब्ट्रैक्ट किया इधर बना 4, तो ये 1/2 बन जाता है। बन रहा है क्या? यस बन रहा है 1/2। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हो गया कॉमन सेंस वाला मेथड। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट कि जो इक्वेशन बना के हम करते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले क्या बोला हुआ है? फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 1 इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x बाय वाई मान लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 1 अगर ऐड किया दोनों में तो 4/5 बन जाता है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बना 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। देन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है? इट बिकम्स 1/2 कब? इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच। ओके, 5 दोनों में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। तो ये बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना होगा। वो आप इजीली कर सकते हैं। देन यू विल गेट, ये 5 है, देन यू विल गेट x एज 7 और y 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस आप सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि x की जगह 7 और y 9 करेक्ट है क्या? यस बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। दैट 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद, ए मैंस एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। देखो यही बहुत बड़ी हिंट है हमारे लिए कि 6 साल बाद वो सन का 3 टाइम्स हो जाता है। इसमें अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो ये तो 34 हो रहा है। ये किसी का भी 3 टाइम्स नहीं हो सकता क्योंकि 3 की टेबल में 34 आता ही नहीं है भाई। 6 ईयर्स के बाद जो एज ऑफ मैन पूछी है ना, तो मैन की एज में अगर हम 6 ईयर ऐड करते हैं 6 साल बाद, सन का 3 टाइम्स हो जाता है। ये तो 34 बन रहा है, 34 किसी का 3 टाइम्स होता है क्या? नहीं होता। इसमें अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो 36 बन रहा है, ये किसी का 3 टाइम्स होता है? यस 12 का होता है। इसमें अगर मैं 6 ऐड कर रहा हूं तो ये 38 बन रहा है, क्या ये किसी का 3 टाइम्स होता है? नहीं होता। इसमें अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो ये 40 बन रहा है, क्या ये किसी का 3 टाइम्स होता है? नहीं होता। तो आंसर तो हमें इसी बात से पता चल गया कि वो 3 टाइम्स है सन की एज का। और अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, ठीक है, अभी अभी 30 का है, 3 साल पहले कितने का होगा? 27 का। तो ही वॉज 9 टाइम्स, क्या 27 किसी का 9 टाइम्स हो सकता है? यस 27 9 टाइम्स होता है 3 का। तो 9 टाइम्स है उसके सन का। तो प्रेजेंट एज क्या होगी? 30। यहीं से हमें पता चली है। देखो आप कोई भी इक्वेशन उठा के देख सकते हो। अच्छा अब वेरीफाई कैसे करोगे? चलो ये 30 है तो 6 साल बाद हुआ ये 36। तो सन की एज का ट्रिपल है ये, मतलब सन की एज 12 है 6 साल बाद। तो आज उसकी एज 30 है और उसके सन की एज 6 है, क्योंकि वापस 6 साल पीछे चले गए ना। तो ये उनकी प्रेजेंट एजेज है। अब ये कह रहा है कि 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले ये 27 था, 3 साल पहले ये 3 था, क्या ये इसका 9 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारा। देखो हमें जो मेन ध्यान देना है वो किस पे देना है? मैंस एज विल बी 3 टाइम्स। अब 34 किसी का 3 टाइम्स नहीं है, 38 किसी का 3 टाइम्स नहीं है, ये किसी का 3 टाइम्स नहीं, भाई किसी का तो 3 टाइम्स होगा ही। तो यही किसी का 3 टाइम्स बन रहा है, आंसर यही आ चुका था। आंसर 30 होगा इसका। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं विद कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 40। अरुणा हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her.
इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, देखो टोटल कॉइन जितने भी हैं उसके पास वो 50 है, एंड अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75, और टोटल ₹75 है, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन इज, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं 1 रुपए के और 2 रुपए के। देखो सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते वो देख लो। क्यों? क्योंकि ये तो टोटली 48 कॉइन्स बन रहे हैं, ये भी टोटल 52 कॉइन्स बन रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 50 कॉइन्स बन रहे हैं। अब हम चेक करेंगे 50 कॉइन्स तो बन रहे हैं, क्या ये 75 रुपीज भी बन रहे हैं? देखो एक एक के कॉइन है 25, एक एक के कॉइन 25 है तो 25 रुपए हो गए, दो दो के सिक्के भी 25 हैं तो रुपए हो गए 2 इंटू 25 यानी कि 50, टोटल रुपए बन रहे हैं 75, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर है। पूरा सोल्व करना नहीं है हमें, हमें सिर्फ इतना करना है। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो कॉइन 1 का x मान लिया और 2 रुपीज के y कॉइन्स मान लिए, टोटल कॉइन है 50 और रुपीज x और 2y, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का है 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 का सिक्का 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल रुपीज आ गए 75। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल गेट y 25 x 25। तो इजी था, ऑप्शन से उठाकर अगर हमने किया तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। फ्रॉम ए बस स्टैंड इन दिल्ली, इफ वी बाय 2 tickets to Pitampura and 3 tickets to Dilshad Garden, the total cost is ₹46। तो टोटल 46 रुपीज खर्चा आता है। इफ वी बाय 3 tickets to Pitampura and 5 tickets to Dilshad Garden, the total cost is ₹74, तब 74 रुपीज कॉस्ट आती है। देन द फेयर्स फ्रॉम बस स्टैंड टू पीतमपुरा एंड टू दिलशाद गार्डन इज, बस स्टैंड से पीतमपुरा और बस स्टैंड से दिलशाद गार्डन की हमें कॉस्ट बतानी है। तो देखो हम समझते हैं 8 और 100 ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो 2 टिकट पीतमपुरा की है, 8 रुपए अगर लगते हैं तो 16 रुपए हो गए। अच्छा 3 टिकट दिलशाद गार्डन की अगर 100 रुपए लगते हैं तो 300 रुपए ये हो गए, ये तो टोटल 316 बन रहे हैं, जबकि इसने तो कहा है कि 46 ही खर्चा लगता है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। ओके, और देखते हैं और कौन कौन से गलत हो जाएंगे। 2 टिकट पीतमपुरा की, मान लो ये है ऑप्शन, तो 10 इंटू 2 20 रुपीज हुए पीतमपुरा के। 3 टिकट दिलशाद गार्डन की, तो 3 8 जा 24 रुपीज ये हुए, ये 44 बन रहे हैं, ये भी आंसर गलत हो गया। 2 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए। अब तीसरे ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आएगा, या तो वही करेक्ट होगा, अगर वो गलत हुआ तो लास्ट वाला आंसर हो गया। देखो 8 और 10 ले लेता हूं मैं, 8 2 जा 16 प्लस 10 3 जा 30, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। कितना बन रहा है? 46। अब नेक्स्ट पार्ट भी चेक कर लेते हैं कि 3 टिकट पीतमपुरा की, तो 3 8 जा 24 प्लस 5 टिकट दिलशाद गार्डन की, तो 5 10 जा 50 और टोटल बन रहा है कितना? 74। और क्वेश्चन में भी कितना बोला गया है? 74। इट मींस दिस इज करेक्ट आंसर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका सी ऑप्शन हम मार्क करेंगे, दिस वन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। बोला गया द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वैल्यू पुट करके हम चेक कर सकते हैं। लाइक 2 और 3 पुट करता हूं मैं पहले। 2 पुट किया तो 2/2 1 बन गया, 3 पुट किया तो 3/3 ये भी 1 बन गया, 1 + 1 तो 2 होता है, इधर 13 दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, x की जगह 1/3 रखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 6, और 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6 बनेगा, 6 + 6 12 होता है, ना कि 13। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सी चेक करते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, देन 2 2 जा 4, ये 3 भी ऊपर जाएगा, देन 3 3 जा 9, यस ये 13 बन रहा है। अब हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 2 जा 10,
ये 3 भी ऊपर जाएगा, -12 -2, यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब हमें लास्ट ऑप्शन अब चेक करने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि यही उसका आंसर है, यही उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू -1। देखो, जब स्क्वायर रूट लग गया तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? मुझे पता है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा एक्स और वाई, ये बात श्योर हो जाती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्लियर सी बात है आंसर रूट में आना चाहिए था, लेकिन आंसर 2 आ रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद 2 आना चाहिए। तो क्लियर सी बात है ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही हो सकता है, एक्स और वाई दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9 पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं, तो या तो ए होगा या नन ऑफ दीज होगा। ये दो इसके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 और 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं वैल्यू पुट करके देखूंगा ए ऑप्शन की। ओके, ए पुट कर देता हूं, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 बन गया, प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये भी 3 बन गया, और 1 + 1 2, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड चेक करते हैं, 4 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 3, ये बन रहा है 2 और ये बन रहा है 3 -1, ये भी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स यही इसका आंसर है। देखो, थोड़ी सी कॉमन सेंस हमें क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा सकती है विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत इजी तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ी कॉमन सेंस हमारे अंदर हो तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। ये पेयर में हमें एक्स और वाई निकालना है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, वैल्यू पुट करना बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट ऐसी इक्वेशंस दिख जाएं, कैसी, जिसमें इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना कितना इजी हो जाता है। जस्ट सब्ट्रैक्ट करो y की वैल्यू आपके सामने या x की वैल्यू आपके सामने। तो मैं क्या करता हूं, ऐसी इक्वेशंस को मैं वैल्यू पुट करने की बजाय, अगर वैल्यू भी इजी होती, जैसे जैसे फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया एलिमिनेशन हम लगा दें, उससे बढ़िया हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ओके, इधर वाली इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 21xy। मैं इनको सोल्व करता हूं सब्ट्रैक्ट करके। ये इक्वल टू में ले गया मैं, ये इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ, या तो यही इक्वल टू दिया होगा, इक्वल टू यही होगा या तो। ओके, x से x कट हो गया, देन ये बचा 2y इज इक्वल टू 21 माइनस करना है 27 में से, 6xy बचेगा, y डिवाइड होगा तो y से y कट गया, 6 इधर जाके डिवाइड कर दो, 2/6 यानी कि x की वैल्यू 1/3 आ गई। चेक करो कितने ऑप्शंस में हमें x 1/3 दिया हुआ है, x3, x15, x1/15, x1/3, यही इसका करेक्ट आंसर है। देखो, वैल्यू पुट करने से भी ज्यादा इजी, अगर हमें दिया हुआ है x या y के वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे वैल्यू पुट करने की बजाय, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ेगा। वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 45 चेक करते हैं, क्या एलिमिनेशन लगा सकते हैं। देखो, कोफिशिएंट इक्वल ये रहा, देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, डायरेक्ट ऐड कर दो, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। अदरवाइज आप वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐड कर दो। देखो, 5/x+1, ये माइंड में भी कर सकते हो, मैं तुम्हें अलग से करके दिखा रहा हूं, लेकिन तुम देखो ये बन रहा है 15/x+1, और इधर 1/2 + 5/2 3 बन गया, तो x+1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/15 यानी कि 1/5, x+1 की वैल्यू है ये। ओके, चेक कर लेते हैं, चलो 5/2/y-1 इज इक्वल टू 1/2, और इधर है 10/x+1,
+2/y-1 इज इक्वल टू 5/2। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये तो कट हो गया, ये बना 15/x+1 इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 5/2, 1/2, 6/2, दैट इज 3 आ गया। तो x+1 आ गया 5, x+1 5 है, मैं 1/5 कह रहा था, x+1 आएगा 5, तो 1 इधर ले जाके माइनस करो ना, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। कितने ऑप्शंस में 4 दी हुई है इसमें, या फिर नन ऑफ दीज है, या फिर नन ऑफ दीज है, तो कहीं भी 4 पुट कर दो। मान लो मैं पहली इक्वेशन में 4 पुट कर देता हूं, तो 4+1 5, 5/5 1 हो गया, ये तो 1 हो गया 1, और ये 1/2 इधर ले आओ, -1/2 इक्वल टू में 2/y-1, तो ये बना 1/2 इक्वल टू 2/y-1, तो y-1 की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, फर्स्ट ऑप्शन में ही ये वैल्यू दिख रही है। जस्ट एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसे सोल्व किया। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू पुट करना भी उतना ही आसान पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 4 पहले अगर मैं पुट करता हूं तो 4+1 5, 5/5 1 आ गया। देन इधर 5 पुट करता हूं तो 5 - 1 4, 2/4 1/2, तो 1 - 1/2 करेंगे, 1/2 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो वैल्यू पुट करना भी इसमें उतना ही इजी था जितना इजी एलिमिनेशन लगाना था। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ डिस्टेंस कवर करती है कुछ स्पीड पर, यूनिफॉर्म है उसकी स्पीड। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, मतलब स्पीड उसकी ज्यादा होती 10 किलोमीटर पर आवर, तब उसे 2 घंटे कम लगते, तब उसे 2 घंटे कम लगते शेड्यूल्ड टाइम से, ठीक है। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय, अगर 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो होती तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते शेड्यूल टाइम से। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज, ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना है, वो हमें बताना है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बनानी है। लेट, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लगता है शेड्यूल्ड टाइम वो मैंने मान लिया y आवर्स। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि x इनटू वाई, ये डिस्टेंस है। अब क्या कहा गया है, अगर ट्रेन 10 फास्टर होती, मतलब पहले x था अब x+10 हो गई, तो टाइम कितना लगता, 2 घंटे कम। अभी y लग रहा था तो y-2 लगता, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके वापस से xy ही आएगा। xy क्यों आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो जितना पहले कवर होना था उतना ही कवर हो रहा है। ओके, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं सेम तरीके से। ये 10 किलो, अब ट्रेन स्लो हो गई, पहले स्पीड थी x, स्लो हो गई, माइनस कर दी स्पीड, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, प्लस कर दिया टाइम में 3 घंटे, स्पीड इंटू टाइम, वापस डिस्टेंस, डिस्टेंस उतना ही है एक्स वाई। अब मैं दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा। पहले मैं करता हूं इस वाली इक्वेशन को सोल्व, और देखते क्या आता है। ये बन रहा है xy-2x+10y-20 इक्वल टू xy, xy से xy कट हो गया, इक्वेशन हमें मिल चुकी है, इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ओके, इक्वेशन मिली है -2x+10y-20 इक्वल टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरीके से मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देन xy+3x-10y -30 इक्वल टू xy, फिर से xy से xy कट हो गया, और इक्वेशन बनी 3x-10y -30 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, कारण ये भी 10 है ये भी 10 है, कट हो जाएंगे। तो ऐड किया तो इधर तो x बच गया, इधर -50 बचा, जो कि इक्वल टू में जाके 50 हो गया। x की वैल्यू 50 है, यानी कि जो स्पीड है वो 50 है, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, x की वैल्यू उठाओ कहीं भी रख दो, मैं यहां रख देता हूं, तो ये हुआ 150, 150 -30 120/10 12, y टाइम, टाइम आ गया 12 आवर्स, 12 घंटे,
बस वैल्यू पुट की है मैंने, इसके अलावा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। y की वैल्यू पुट, का जो वैल्यू आई वो आई 12। हमें चाहिए डिस्टेंस, क्वेश्चन में पूछा गया द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम 600 किलोमीटर्स। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखता है ना, मैं तो सबसे पहले एक ही चीज करता हूं, सीधा ये देखता हूं कि पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इनकम। 9:7 में पहले वैल्यू चेक करूंगा कौन कौन से वैल्यू 9:7 में, ये 9:7 में, ये 9:7 में नहीं है, ये 9:7 में नहीं है, ये तो ऑप्शन फालतू थे, ये कट हो गए। तो या तो ए ऑप्शन होगा या नन ऑफ दीज होगा। अगर मान लो अब मुझे क्वेश्चन आता भी नहीं है, मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है क्वेश्चन, तो मैं ए पर लगा के आऊंगा, नन ऑफ दीज को छोड़ दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि नन ऑफ दीज ना आए क्वेश्चन में। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसे हम बोलते हैं लॉजिकल तुक्का। लॉजिकल तुक्का यानी कि हमने लॉजिक भी लगा दिया, 9:7 से दो ऑप्शन हमने कट कर दिए, वो तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, क्योंकि रेशियो ही 9:7 का नहीं बन रहा। तो 9:7 का नहीं बन रहा है तो ये तो वैसे ही कट हो गए। अब बचा ये या फिर नन ऑफ दीज, तो इस पे मैं रिस्क लूंगा। ओके, अब मान लो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन आता नहीं है, हम आगे करते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, खर्चा इतना होता है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 देन फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ये मंथली इनकम निकालनी है। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द अबव डाटा, एलिमिनेशन द वैल्यू ऑफ मंथ। ये फिर ये पेयर, लीनियर इक्वेशन पेयर करने के लिए इसने बोल दिया। ये मुझे लग रहा है कोई पहले का, अरियंत ने पहले का कोई क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो सब्जेक्टिव पेपर आता था उसमें से, क्योंकि ये लिखना कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इससे तो हमें वही पता चलता है कि वहां से उठाया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हमें जो मंथली इनकम निकालनी है वो निकालते हैं। देखो कैसे, ये कह रहा है कि दोनों के दोनों 2,000 रुपए बचाते हैं। तो अब देखो इनकम उनकी 18 और 14 है, 2,000 रुपए बचाए तो 16,000 और 12,000 बच गए, मतलब कि 2,000 बचा दिए, तो इतने रुपए हैं जो उन्होंने खर्च किए हैं। 2,000 रुपए बच गए तो इतने रुपए खर्च किए, इसने इतने रुपए खर्च किए। अब कह रहा है कि इनके खर्चे का रेशियो 4:3 का है। अगर इनका रेशियो 4:3 आ गया तो आंसर यही है 100%, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मैंने। ओके, मैं चेक करता हूं, 3 0 से 3 0 कट हो गई, 4 4 जा 16 एंड 3 4 जा 12, 4:3 का रेशियो आ रहा है, 4:3 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें इसको। बोटमैन रोज हिज बोट 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 35, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अपस्ट्रीम क्या है, लेट कोई भी रिवर इस डायरेक्शन में, उसका रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है या वाटर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आप तैर रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप तैर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इस केस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में जाना। इस केस में क्या होता है, मान लो आपकी स्पीड, या आपकी जगह कोई बोट भी हो सकती है, बोट ले लेता हूं मैं, आपकी जगह कोई बोट भी हो सकती है, यहां पे आपकी जगह कोई बोट भी हो सकती है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो लेट बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड निकलती है वो x माइनस वाई निकलती है, जहां पर y वाटर करंट की स्पीड है। ये बात आपको नोट रखनी है, ये वाटर की स्पीड है, और ये या तो मैन की, या जैसे इसके अंदर बोटमैन दिया हुआ है, बोटमैन की, या जैसे शिप की, किसी की भी हो सकती है। ओके, x माइनस वाई, ये इस केस में स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड अपस्ट्रीम के केस में। अब आते हैं हम डाउनस्ट्रीम के केस में। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम ये होता है, मान लो कि रिवर का जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में
तैर रहे हो, या फिर ये कहो कि जो बोट है आपकी वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा, पानी आपका साथ देगा, पानी आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और इसके केस में स्पीड हो जाती है x प्लस वाई, इसके केस में स्पीड, पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। बोटमैन 35 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाता है पानी के अपोजिट, और फिर 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, टोटल टाइम 12 घंटे लगते हैं इसको। देखो, अब पहले अपस्ट्रीम की स्पीड समझो कितनी है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम बोटमैन की स्पीड x मान लेता हूं मैं, और वाटर की स्पीड y मान लेता हूं। ये मैंने स्पीड जो मानी है, ये मानी है मैंने बोटमैन की। ओके, तो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम ds लिख देता हूं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई x प्लस वाई। ओके, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो चुकी है यहां पर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 35 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है, कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड में मैंने x माइनस वाई क्यों लिया? क्योंकि ये क्या कह रहा है, 35 किलोमीटर कहां जाता है, अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई है, तो डिस्टेंस है 35, स्पीड है x माइनस वाई। अच्छा, अब डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है वो, 55 किलोमीटर, डिस्टेंस 55 हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। स्पीड कौन सी डिवाइड करूं मैं, स्पीड डिवाइड होगी डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम 12 आवर्स है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन बनाता हूं, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये है 10 आवर्स। देखो, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखो मुझे पता है 35 में कुछ डिवाइड होगा, 55 में कुछ डिवाइड होगा, और टोटल आंसर 12 आएगा। आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, आप ये बात देखिए कि आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब नीचे एक ऐसा नंबर है जो 55 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा, पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 11 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या खुद 55 हो सकता है। ओके, इसी तरीके से 30 को एक नंबर इधर डिवाइड कर रहा है, 44 को इधर एक डिवाइड कर रहा है, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 44 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। अब x प्लस वाई 55 को भी डिवाइड कर रहा है, 44 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 11 है वो नंबर, वो नंबर 11 है। ये गैस है, ये खाली गैस है कि x प्लस वाई 11 हो सकता है। इसी तरीके से x माइनस वाई 35 को डिवाइड कर रहा है, x माइनस वाई 30 को डिवाइड कर रहा है, x माइनस वाई 5 हो सकता है। चेक कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं दोनों में, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने एज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है, नहीं तो नहीं, दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, मैंने रखा 35 बाय 5 7, और इधर आ गया 5, 7 प्लस 5 12, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इधर 30 अपॉन 5 6, और 44 अपॉन 11 4, 6 प्लस 4 10, ये भी करेक्ट आ रहा है, यानी कि यही वैल्यूज है, यही वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, वो ऐड करेंगे, y से y कट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट, बोट हमने x ही माना है, तो बोट की स्पीड 8 हो गई, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अब कुछ लोगों के ये थोड़ा समझ नहीं आया होगा, जैसे मैंने ये बताया कि x प्लस वाई को हम 11 ले सकते हैं और इसको 5, तो उनके लिए बेसिक तरीका, बिल्कुल आसान से तरीके से एलिमिनेशन में लगा दूंगा। देखो, एलिमिनेशन लगा के क्या आता है वो देख लेते हैं हम। मैंने क्या किया, इधर 55 है, इधर 44 है,
मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि इधर 220 बन जाए, और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि इधर भी 220 बन जाए। ओके, तो 4 से किया तो इधर बना 140 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 220 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 48। इसी तरीके से इधर 150 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 220 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे ये कट हो गया। 140 अपॉन एक्स ये बचेगा -10 अपॉन एक्स माइनस वाई और इक्वल टू में -2 बच रहा है, तो -10 इधर जाके डिवाइड हो गया। देन एक्स माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 आ गई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 आ जाएगी। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर है, दोनों को ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू 8। तो ये बेसिक तरीका हो गया एलिमिनेशन वाला, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस हमेशा रखिए अपने पास, कॉमन सेंस कभी भी कहीं भी काम आ सकती है, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं बाकी और जगह भी काम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मैच द कॉलम, मैच करने, ठीक है, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग पैरेलल। मुझे लगता है अब तक जब चैप्टर का बिल्कुल एंड आने को हो गया तो अब आप परफेक्ट हो चुके होगे इनमें। खाली आप चेक करो, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स नहीं है, बस ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये तो इंटरसेक्टिंग के खाते में चला गया। ए टू एक ही ऑप्शन में, हमें बाकी चेक भी नहीं करने, बाकी हमें चेक भी नहीं करने, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इसका करेक्ट हो गया। बाकी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो सेकंड वाले को करता हूं, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया पैरेलल, तो बी थ्री दिया हुआ है इसमें, और C1 बच गया। सी को भी अब चेक करोगे क्या? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कॉलम 2 गिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, एक्स और वाई दिया हुआ है, हमें बस बताना है कि कौन सी किसकी वैल्यू है। पुट करके देखेंगे, सिंपल 3 4 पुट करके देखते हैं। 3 4 6 प्लस 4 7, नहीं ए का तो नहीं है, तो इधर देखते हैं 3 4 15 12, नहीं ये भी नहीं है, 3 4 15 12 ये भी नहीं है, तो सी का अपने आप ही फिर तो ये बच गया। अब इसको चेक नहीं करेंगे हम क्योंकि ये तो इसी का ही होगा, फिर इसी का ही होगा। ओके, अब सी पी, सी पी भी एक में ही है, बाकी एक नन ऑफ दीज है, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। चलो ए आर होना चाहिए और सी पी हो गया, बी क्यू होना चाहिए, कोई भी एक चेक कर लो इनमें से, बी क्यू चेक कर लो। चलो बी क्यू 4 5 4 20 5 15 20 15 35 बिल्कुल करेक्ट है, और इधर भी रखोगे तो 8 20 28, तो बी क्यू बिल्कुल ठीक है, तो सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि आपको मैं थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, तो दोनों पार्ट मैंने आज आपको दे दिए हैं। पार्ट 1 जिसके अंदर हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस किए, पार्ट 2 जिसके अंदर हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस किए। तो कल हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है आपके इसमें आने वाला है, तो उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।